हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मैं फिर आपके सामने लाइव हूँ अपनी बुक के साथ, रिच डैड पुअर डैड। तो किताबें पढ़ना क्यों जरूरी है ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में, आज हो या कल हो, कभी भी ऐसा समय नहीं रहा जो बिना एजुकेशन के कुछ भी काम किया जा सके। तो अभी तक जो हमने एजुकेशन लिया वो उससे हमने सिर्फ नौकरी करना सीखा, लेकिन अगर हमें अब आज के समय में एक व्यापार करना है, बिजनेस करना है या पैसा बनाना है और पैसिव इनकम तक जाना है, तो हमें उन किताबों की आवश्यकता है जो हमें पैसिव इनकम कमाना सिखाती है, जो हमें पैसों की कीमत करना सिखाती है, जो हमें पैसों से पैसा बनाना सिखाती है, जो हमें बिजनेस करना सिखाती है। उन्हीं में से एक पुस्तक है रिच डैड पुअर डैड, जो मैं कंप्लीट कर रही हूँ। और इसे पढ़ते पढ़ते मुझे काफी हद तक बहुत सारी चीजों का नॉलेज हो रहा है और वह नॉलेज मेरे काम में मुझे सपोर्ट करता है। तो अगर आप भी कोई वर्क कर रहे हैं और आपको भी इस एजुकेशन की जरूरत है तो आप इसे जरूर सुने, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो चलिए ठीक है, मैं इसे आगे पढ़ने जा रही हूँ, क्योंकि कल मेरा मोबाइल थोड़ा बंद हो गया था, जिसकी वजह से मैं आधे में ही मुझे बंद करना पड़ा। लेकिन आज मैं इसे पूरा कंप्लीट करूंगी। लेसन 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। इसका मैं आधे से, जहां से मैंने छोड़ा था, इसका पूरा आपको उसके आगे का वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। 1984 से मैंने वह करके करोड़ों डॉलर कमाए हैं जो स्कूली तंत्र नहीं करता। स्कूल में ज्यादातर शिक्षक व्याख्यान देते हैं। अपने छात्र जीवन में मुझे व्याख्यानों से चिढ़ होती थी। मैं जल्दी ही बोर हो जाता था और मेरा दिमाग इधर उधर भटकने लगता था। 1984 में मैंने खेलों और सिमुलेशंस के माध्यम से सीखना शुरू किया। आज भी मैं इन्हीं साधनों पर भरोसा करता हूँ। मैं हमेशा अपने वयस्क विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता हूँ कि वे खेलों की इस नजरिए से देखें कि ये उन्हें उनके ज्ञान और अज्ञान की झलक दिखाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, खेल व्यवहार की झलक दिखाते हैं। वे तुरंत फीडबैक देते हैं। किसी शिक्षक के आम व्याख्यान के बजाय खेल आपको एक व्यक्तिगत व्याख्यान दे रहा है, जिसे खासतौर पर आपके लिए बनाया गया है। जो महिला खेल छोड़कर चली गई थी, उसकी सहेली ने बाद में मुझे फोन करके ताजा जानकारी दी। उसने कहा कि उसकी सहेली अब शांत हो गई थी। शांत होने के बाद वह खेल और अपने जीवन के बीच थोड़ा आपसी संबंध देख सकती थी। हालांकि उसने या उसके पति ने कभी नाव नहीं खरीदी थी, लेकिन उनके पास बाकी तमाम चीजें थी जिनकी कल्पना की जा सकती थी। उनके तलाक से वह नाराज थी, क्योंकि उसका पति एक कम उम्र की युवती के साथ भाग गया था, और इसीलिए भी थी क्योंकि 20 साल के वैवाहिक जीवन के बाद उनके पास बहुत कम संपत्तियां थी। उनके बीच बांटने के लिए ज्यादा कुछ था ही नहीं। उनका 20 साल का वैवाहिक जीवन मजेदार तो बहुत रहा था, लेकिन उन्होंने बस 1 टन खिलौने या उपकरण ही इकट्ठे किए थे। उसे एहसास हुआ कि अंक जोड़ने घटाने पर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट उसे गुस्सा इसलिए आया था क्योंकि उसे उन्हें ना समझने पर शर्म आ रही थी। उसका यह मानना था कि पैसे और हिसाब किताब के काम पुरुषों के होते। वह घर संभालती थी और मेहमानों का स्वागत करती थी, जबकि उसका पति आर्थिक मामले देखता था। अब उसे पक्का भरोसा हो चुका था कि वैवाहिक जीवन में आखिरी 5 सालों में उसके पति ने उससे पैसा छुपाया था। वह खुद पर नाराज थी कि उसे इस बारे में ज्यादा पता क्यों नहीं चला कि पैसे कहाँ जा रहा है। साथ ही इस बारे में भी कि उसे दूसरी औरत के बारे में पता क्यों नहीं चल पाया। बोर्ड गेम की ही तरह संसार भी हमेशा तुरंत फीडबैक देता है। यदि हम ध्यान दें तो हम काफी कुछ सीख सकते हैं। कुछ समय पहले एक दिन मैंने अपनी पत्नी से शिकायत की कि ड्राई क्लीनर्स ने मेरे पेंट सिकोड़ दिए हैं। पत्नी हल्के से मुस्कुराई और उसने पेंट में उंगली गड़ाकर मुझे जानकारी दी कि पेंट नहीं सिकुड़े हैं, कोई दूसरी चीज फैल गई है। मतलब कि पेट में उंगली गड़ाकर मुझे जानकारी दी कि पेंट नहीं सिकुड़े है, कोई दूसरी चीज फैल गई है। मैं कैश फ्लो गेम इस तरह तैयार किया है ताकि हर खिलाड़ी को व्यक्तिगत फीडबैक मिल जाए। इसका उद्देश्य आपको विकल्प प्रदान करना है। अगर आपका नाव वाला कार्ड निकलता है और इससे आप कर्ज में आ जाते हैं, तो सवाल है आप क्या कर सकते हैं। आप कितने अलग अलग वित्तीय विकल्पों के बारे में सोच सकते हैं। यही इस खेल का उद्देश्य है, खिलाड़ियों को नए और विविध वित्तीय विकल्पों के बारे में सोचना सिखाना। संसार के हजारों लोग इस खेल को खेल चुके हैं। जो खिलाड़ी चूहा दौड़ से सबसे जल्दी बाहर निकलते हैं, वे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अंकों की समझ और रचनात्मक वित्तीय दिमाग होता है। वे ज्यादा वित्तीय विकल्पों को पहचान लेते हैं। अमीर लोग अक्सर रचनात्मक होते हैं और सुनियोजित जोखिम लेते हैं। जिन लोगों को सबसे ज्यादा समय लगता है, वे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अंकों की समझ नहीं होती और वे अक्सर निवेश की शक्ति को भी नहीं समझते। कैश फ्लो खेलने वाले कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इस खेल में पैसा तो काफी कमा लेते हैं, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं होता कि उस पैसे का क्या करें।
हालांकि उनके पास पैसा होता है, लेकिन बाकी सभी खिलाड़ी उनसे आगे निकलते नजर आते हैं, और असली जिंदगी में भी यही होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन वे वित्तीय दृष्टि से आगे नहीं निकल पाते। अपने विकल्पों को सीमित करना पुराने विचारों से चिपके रहने की तरह है। हाई स्कूल के समय का मेरा एक दोस्त है, तो इस वक्त 3 नौकरियां एक साथ करता है। बरसों पहले वह सभी सहपाठियों में से सबसे अमीर हुआ करता था। जब स्थानीय शुगर प्लांटेशन बंद हुआ, तो जिस कंपनी में वह काम करता तो वह भी बंद हो गई। उसके हिसाब से उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प था, और वह था पुराना विकल्प, कड़ी मेहनत करो। समस्या यह थी कि वह कोई भी बराबरी की नौकरी नहीं खोज पाया जो पुरानी कंपनी में उसकी वरिष्ठता को मान्यता दे। इसके फलस्वरूप उसके पास वर्तमान में जो नौकरियां हैं वह उसकी योग्यता की तुलना में बहुत नीचे की, इसलिए उसकी तनख्वाह भी कम है। अब वह गुजारा करने लायक कमाई करने के लिए 3 नौकरियां करता है। मैंने कैश फ्लो खेलने वाले लोगों को यह शिकायत करते देखा है कि उनके पास सही अवसर वाले कार्ड नहीं आ रहे, इसलिए वे जहां है के तहां बैठे रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो असली जिंदगी में भी यही करते हैं। वे बैठे बैठे सही अवसर का इंतजार करते रहते हैं। मैंने यह भी देखा है कि कई लोगों को सही अवसर वाला कार्ड तो मिल जाता है, मगर उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते। फिर वे शिकायत करते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसे होते तो वे चूहा दौड़ से बाहर निकल जाते, इसीलिए वे जहां तहां बैठे रहते हैं। मैं असली जिंदगी में भी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ठीक ऐसा ही करते हैं। उन्हें भी बेहतरीन सौदे दिखते हैं, लेकिन उनके पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। और मैंने यह भी देखा है कि लोगों को ये एक बेहतरीन अवसर वाला कार्ड मिलता है, वे उसे जोर से पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि वह एक बेहतरीन अवसर है। उनके पास पैसा होता है, समय भी सही होता है, कार्ड भी होता है, लेकिन वे उस अवसर को नहीं देख पाते जो उनकी नाक के ठीक नीचे मौजूद है। वे यह नहीं देख पाते कि यह चूहा दौड़ से बाहर निकलने की उनकी वित्तीय योजना में कैसे फिट होता है। और मेरे हिसाब से ऐसे लोग बाकी सभी लोगों से ज्यादा होते हैं। जिंदगी में कभी कभार मिलने वाला अवसर ज्यादातर लोगों के ठीक सामने खड़ा होता है, लेकिन वे उसे देख नहीं पाते। 1 साल बाद उन्हें उसके बारे में पता चलता है, जब बाकी सभी लोग अमीर बन जाते हैं। वित्तीय बुद्धि का मतलब है ज्यादा विकल्प सोचना। यदि अवसर आपके पास नहीं आ रहे हैं तो आप सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग बोल। सॉरी फ्रेंड, किसी कारण से मेरा मोबाइल थोड़ा नीचे गिर गया था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा यहाँ पे डिस्टरबेंस हो गया। वित्तीय बुद्धि का मतलब है ज्यादा विकल्प सोचना। यदि अवसर आपके पास नहीं आ रहे हैं तो आप अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। अगर कोई अवसर आपकी गोद में आ टपकता है, लेकिन आपके पास पैसा ना हो और बैंक वाले उधार देने को तैयार ना हो, तो आप उस अवसर से कैसे लाभ उठा सकते हैं। यदि आपका अनुमान गलत है और आपको अपनी उम्मीद के मुताबिक चीज नहीं मिलती है, तो आप किसी बुरी परिस्थिति को लाखों डॉलर में कैसे बदल सकते हैं। यही वित्तीय बुद्धि है। इसका संबंध इस बात से उतना नहीं है कि क्या होता है, इसका संबंध तो इस बात से है कि किसी बुरी परिस्थिति को लाखों डॉलर में बदलने के लिए आप कितने अलग अलग वित्तीय समाधान सोच सकते हैं। यह इस बारे में है कि आप पैसे की समस्या को सुलझाने में कितने रचनात्मक है। ज्यादातर लोग सिर्फ एक ही समाधान जानते हैं, कड़ी मेहनत करो, पैसे बचाओ और कर्ज लो। सवाल यह है कि आपको अपनी वित्तीय बुद्धि क्यों बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं जो अपनी किस्मत खुद बनाता है। आप अपने साथ होने वाली घटनाओं को स्वीकार करते हैं और उन्हें बेहतर बनाते हैं। बहुत कम लोगों को इस बात का एहसास होता है कि पैसे की तरह ही किस्मत भी बनाई जाती है। और अगर आप कड़ी मेहनत करने के बजाय ज्यादा खुश किस्मत बनना चाहते हैं तथा पैसा उत्पन्न करना चाहते हैं, तो आपकी वित्तीय बुद्धि महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो सही परिस्थितियों के आने का इंतजार करता है, तो आपको शायद बहुत लंबे समय का इंतजार करना पड़ेगा। यह तो वैसा ही है जैसे यात्रा शुरू करने से पहले आप इस बात का इंतजार करें कि अगले 5 मील तक की सभी ट्रैफिक लाइट्स हरी हो। बचपन से ही अमीर डैडी ने माइक और मुझे लगातार बताया था कि पैसा वास्तविक नहीं है। अमीर डैडी हमें बार बार याद दिलाते थे कि जब हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे से पैसे ढालना शुरू किया था, तब हम धन के रहस्य के कितने करीब आ गए थे। गरीब और मध्य वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं। वे कहते थे अमीर लोग पैसे बनाते हैं
तुम धन को जितना वास्तविक मानोगे उसके लिए उतनी ही ज्यादा मेहनत करोगे। यदि तुम इस विचार को दिल में उतार लोगे कि धन असली चीज नहीं है, तो तुम ज्यादा तेजी से ज्यादा अमीर बन सकते हो। यह क्या है? यह सवाल माइक और मैं अक्सर पूछते थे। अगर धन असली चीज नहीं है तो फिर यह क्या है? धन वही है जिसके बारे में हम एकमत हो जाएं। अमीर डैडी बस इतना ही कहते थे। हमारा दिमाग हमारे पास मौजूद सबसे शक्तिशाली संपत्ति है। अगर इसे अच्छी तरह प्रशिक्षित कर दिया जाए तो यह लगभग तुरंत ही भारी दौलत उत्पन्न कर सकता है। अप्रशिक्षित मस्तिष्क बहुत गरीबी भी उत्पन्न कर सकता है, जो किसी परिवार में पीढ़ियों तक कायम रह सकती है। सूचना युग में पैसे बिजली की गति से बढ़ रहा है। केवल विचारों और अनुबंधों की बदौलत कुछ लोग शून्य से बेहद अमीर बन रहे हैं। जो लोग जीविका के लिए शेयरों का या निवेशों का कारोबार करते हुए इसे सारे समय होते देखते हैं, अक्सर शून्य के लाखों करोड़ों डॉलर तुरंत ही कमाए जा सकते हैं। और शून्य से मेरा मतलब है कि पैसे के लेन देन के बिना। यह अनुबंध से होता है। ट्रेंडिंग पिट में हाथ के एक संकेत से लिस्बन में एक व्यापारी की स्क्रीन पर बत्ती जलती है। टोरंटो में व्यापारी की स्क्रीन पर सौदा उभरता है और वापस लिस्बन में बत्ती जल जाती है। मेरे ब्रोकर को खरीदने और एक पल बाद बेचने के लिए बस फोन भर करने की जरूरत होती है। इस पूरे मामले से पैसे का लेन देन कहीं नहीं हुआ, अनुबंधों का हुआ। तो अपनी वित्तीय प्रतिभा क्यों विकसित करें? इस सवाल का जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि मैं इस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा क्यों विकसित कर रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं तेजी से पैसे बनाना चाहता हूं। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता हूं। यह सीखने की बड़ी दिलचस्प प्रक्रिया है। मैं अपना वित्तीय IQ इसलिए विकसित करता हूं क्योंकि मैं संसार के सबसे तेज और सबसे बड़े खेल में शामिल होना चाहता हूं। और अपने छोटे तरीके से मैं मानवता के इस अभूतपूर्व विकास का हिस्सा बनना चाहता हूं। एक ऐसा युग का जहां इंसान अपने शरीर से नहीं बल्कि विशुद्ध रूप से अपने दिमाग से काम करते हैं। इसके अलावा यही पर रोमांच है। यही है जो हो रहा है। यह फैशन में है, यह भयावह है और यह मजेदार भी है। इसलिए मैं अपनी वित्तीय बुद्धि में निवेश करता हूं और अपनी सबसे शक्तिशाली संपत्ति यानी अपने दिमाग को विकसित करता हूं। मैं उन लोगों की जमात में शामिल होना चाहता हूं जो साहस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहता जो पीछे छूट जाते हैं। मैं आपके पास पैसे बनाने का एक सरल उदाहरण देना चाहूंगा। 1990 के दशक की शुरुआत में फिनिक्स एरिजोना की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हालत में थी। मैं एक टीवी शो देख रहा था जिसमें एक वित्तीय नियोजक आकर निराशावादी भविष्यवाणियां करने लगा। उसने पैसे बचाने की सलाह दी। उसने कहा, हर महीने $100 की बचत करोगे तो 40 साल में मल्टी मिलियनियर बन जाओगे। देखिए, हर महीने निश्चित राशि बनाने का विचार काफी दमदार है। यह भी एक विकल्प है, वह विकल्प जिसे सबसे ज्यादा लोग चुनते हैं। समस्या यह है कि ऐसा करने पर आदमी को यह नहीं दिखता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। इससे वह बड़े अवसर चूक जाता है जिनसे उसका पैसा कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ सकता था। नतीजा यह होता है कि संसार उसके पास से गुजर कर आगे बढ़ जाता है। जैसा मैंने कहा था, उस वक्त अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब थी। निवेशकों के लिए यह बाजार की आदर्श स्थिति होती है। मेरा बहुत सारा पैसा उस वक्त शेयर बाजार और अपार्टमेंट हाउसेस में लगा हुआ था। मेरे पास नगद पैसे बहुत कम थे। क्योंकि लोग जायदाद कौड़ियों के मोल बेच रहे थे, इसलिए मैं खरीद रहा था। मैं पैसे नहीं बचा रहा था, मैं तो निवेश कर रहा था। किम और मेरे 10 लाख से ज्यादा डॉलर बाजार में काम कर रहे थे और तेजी से बढ़ रहे थे। यह निवेश करने का सर्वश्रेष्ठ अवसर था। अर्थव्यवस्था भयावह थी। मैं इन छोटे सौदों का प्रलोभन छोड़ नहीं पाया। जिन मकानों की कीमत कभी $1 लाख थी, वे अब $75,000 में मिल रहे थे। लेकिन स्थानीय रियल एस्टेट एजेंट्स के जरिए खरीदारी करने के बजाय मैं दिवालिया वकील के ऑफिस में या अदालत की सीढ़ियों पर खरीदारी करने लगा। खरीदारी की इन जगहों पर $75,000 का मकान कई बार $20,000 या इससे भी कम में मिल जाता था। मैंने अपने एक मित्र $2,000 का लोन लिया। शर्त थी कि 90 दिन में इस पर $200 ब्याज देना होगा। मैंने वकील को डाउन पेमेंट के तौर पर कैशियर का चेक दिया। जब अनुबंध का कार्यवाही चल रही थी, तब मैंने एक विज्ञापन देकर $75,000 के मकान को सिर्फ $60,000 में बेचने का प्रस्ताव रखा। कोई डाउन पेमेंट नहीं। फोन की घंटी तेजी से बजने लगी। संभावित खरीदारों को छांटा गया और एक बार जब जायदाद कानूनन मेरी हो गई तो सभी संभावित खरीदारों को मकान देखने की अनुमति दे दी गई। यह जुनून को हवा देने जैसा था। मकान चंद मिनटों में ही बिक गया। मैंने $2,500 की प्रोसेसिंग फीस मांगी, जो मुझे खुशी खुशी दे दी गई और आगे का काम एस्क्रो तथा टाइटल कंपनी ने संभाल लिया। मैंने अपने मित्र के $2,000 $200 ब्याज के साथ लौटा दिए। वह खुश था, मकान खरीदने वाला खुश था, वकील खुश था और मैं भी।
खुश था। मैंने एक ऐसा मकान $60,000 में बेच दिया जो मुझे $20,000 में पड़ा था। एक खरीदार से प्रॉमिसरी नोट के रूप में $40,000 मेरे संपत्ति वाले कॉलम में आ गए। इस सारे काम में कुल 5 घंटे का समय लगा। अब जब आप वित्तीय दृष्टि से ज्यादा साक्षर बनने और अंक पढ़ने में माहिर बनने की राह पर हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि यह पैसे के आविष्कार का उदाहरण क्यों है। संपत्ति वाले कॉलम में $40,000 उत्पन्न होते हैं। बिना टैक्स चुकाए पैसे का आविष्कार किया गया। 10% ब्याज पर $4,000 प्रति वर्ष के कैश फ्लो आमदनी में जुड़ जाता है। इनकम स्टेटमेंट, आय और संपत्तियां। मंदी के इस दौर में किस और मैंने अपने खाली समय में से ऐसे 6 आसान सौदे करने में कामयाबी पाई। जब हमारा ज्यादातर पैसा बड़ी जायदादों और शेयर बाजार में लगा था, तब हम खरीदो बनाओ और बेचो वाले इन 6 सौदों में $1,90,000 से ज्यादा की संपत्तियां 10% ब्याज वाले नोट्स बनाने में सफल रहे। इस तरह हमें लगभग $19,000 की सालाना आमदनी मिल गई, जिसमें से ज्यादातर हमारे निजी कॉर्पोरेशन के जरिए सुरक्षित है। $19,000 की सालाना आमदनी का ज्यादातर हिस्सा हमारी कंपनी की कारों, गैस यात्राओं, बीमे, ग्राहकों, साथ डिनर और दूसरी चीजों में खर्च होता है। जब तक सरकार को उस आमदनी पर टैक्स लगाने का मौका मिलता है, तब तक यह कानूनी रूप से खर्च हो चुकी होती है। तो इनकम स्टेटमेंट, आय और बैलेंस शीट, संपत्तियां। यदि सरकार 50% टैक्स में ले लेती है तो आपको कितनी आमदनी कमानी होगी? $40,000 बचाने में आपको कितना समय लगेगा? यह इस बात का आसान उदाहरण था कि वित्तीय बुद्धि का इस्तेमाल करके कैसे पैसे का आविष्कार किया जाता है, उसे उत्पन्न किया जाता है और उसकी रक्षा की जाती है। खुद से पूछे, $1,90,000 बचाने में आपको कितना समय लगेगा? क्या बैंक आपके पैसे पर 10% ब्याज देगा और प्राइमरी नोट 30 साल तक चलेगा? मैं उम्मीद करता हूं कि वे मुझे मेरे $1,90,000 कभी ना लौटाएं। अगर वे मुझे मूलधन लौटा देते हैं तो मुझे टैक्स चुकाना होगा। इसके अलावा 30 साल तक $19,000 सालाना का मतलब $5,00,000 से ज्यादा आमदनी होती है। लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर सामने वाला पैसा ना चुका पाए तो क्या होगा? ऐसा भी होता है और यह अच्छी खबर है। $60,000 का मकान वापस ले लिया जाता है और $70,000 में दोबारा बेच दिया जाता है। एक बार फिर $2,500 लोन प्रोसेसिंग फीस के रूप में वसूल कर लिए जाते हैं। इस नए खरीदार को भी कोई डाउन पेमेंट नहीं करना होगा और प्रक्रिया इसी तरह चलती रहेगी। पहली बार मकान बेचने के बाद मैंने उधार के $2,000 वापस लौटा दिए। इसीलिए तकनीकी दृष्टि से उसे सौदे में मेरा एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। निवेश पर मेरा मुनाफा अनंत है। यह इस बात का उदाहरण है कि पैसे के बिना बहुत सा पैसा किस तरह बनाया जा सकता है। मेरे दूसरे सौदे में यानी मकान दोबारा बेचने पर मैं $2,000 अपनी जेब में रख लूंगा और कर्ज की अवधि एक बार फिर 30 साल कर दूंगा। अगर मुझे पैसा वापस मिल जाए तो निवेश पर मुझे कितना मुनाफा होगा मैं नहीं जानता, लेकिन यह निश्चित रूप से हर महीने $100 की बचत को तो हरा ही देगा, जो दरअसल $150 से शुरू होती है, क्योंकि यह टैक्स के बाद की आमदनी है जो 40 साल तक कम ब्याज कमाएगी। यही नहीं, मिलने वाले ब्याज पर भी आपको टैक्स चुकाना पड़ता है। इसमें ज्यादा समझदारी नहीं है। यह सुरक्षित तो हो सकता है लेकिन चतुराई भरा नहीं है। कुछ साल बाद जब फिनिक्स का रियल एस्टेट बाजार मजबूत हुआ तो जिन मकानों को हमने $60,000 में बेचा था उनका मूल्य बढ़कर $1,10,000 हो गया। नीलामी के अवसर पर आप भी मौजूद तो थे लेकिन दुर्लभ हो गए थे। उनकी तलाश करने में एक कीमती संपत्ति यानी मेरा समय बहुत खर्च हो रहा था। इसके अलावा हजारों खरीदार मुट्ठी भर उपलब्ध सौदे की तलाश कर रहे थे। बाजार बदल गया था। यह आगे बढ़ने और संपत्ति वाले कॉलम के लिए दूसरे अवसरों की तलाश करने का समय था। आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, यह कानून के खिलाफ है। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं टिप्पणियां जितनी बार सुनता हूँ उतनी बार यह नहीं सुनता कि क्या आप मुझे ऐसा करने का तरीका बता सकते हैं? गणित सरल है, आपको इसमें बीज गणित या कैलकुलेशन के ज्ञान की जरूरत नहीं होती। कानूनी सौदे और भुगतान की वसूली का काम एस्क्रो कंपनी संभालती है। मुझे छत की मरम्मत या टॉयलेट ठीक कराने की चिंता भी नहीं रहती, क्योंकि यह काम उस मकान के मालिक करते हैं। यह उनका मकान है। कभी कभार कोई किस्त नहीं देता है और यह बहुत बढ़िया होता है क्योंकि इससे विलंब शुल्क मिलता है या उन्हें मकान से बाहर निकालकर दोबारा मकान बेच दिया जाता है। अदालतें इस काम को संभाल लेती हैं
हो सकता है कि यह आपके इलाके में काम ना करे, बाजार की परिस्थितियां भिन्न हो सकती है, लेकिन यह उदाहरण दर्शाता है कि एक सरल वित्तीय प्रक्रिया लाखों डॉलर कैसे उत्पन्न हो सकते हैं, वह भी बहुत कम पैसे और बहुत कम जोखिम में। यह सिर्फ अनुबंध के जरिए पैसे कमाने का उदाहरण है। हाई स्कूल पास करने वाला कोई भी व्यक्ति यह काम कर सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं। वे तो मेहनत करो और पैसे बचाओ की पुरानी सलाही पर ही अमल करते हैं। लगभग 30 घंटे की मेहनत में संपत्ति वाले कॉलम में लगभग $1,90,000 आ गए और टैक्स भी नहीं चुकाना पड़ा। इनमें से कौन सा काम आपको ज्यादा मुश्किल लगता है? कड़ी मेहनत करें, 50% टैक्स चुकाए, जो बचता है उसे बचाएं। आपकी बचत 5% ब्याज कमाती है, जिस पर एक बार फिर टैक्स लगता है। या अपनी वित्तीय बुद्धि को बढ़ाने का समय निकालें, अपने दिमाग और संपत्ति वाले कॉलम की शक्ति का दोहन करें। यदि आप पहले विकल्प का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से यह पता लगा लें कि $1,90,000 बचाने में आपको कितना समय लगता है। समय आपकी सबसे बड़ी संपत्तियों में से एक है। अब आप समझ सकते हैं कि मैं खामोशी से अपना सिर क्यों हिलाता हूँ जब मैं अभिभावकों के मुंह से सुनता हूँ, मेरा बच्चा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहा है, बढ़िया है, लेकिन क्या इतना ही काफी है? मैं जानता हूँ कि ऊपर बताई गई निवेश रणनीति काफी छोटी है। इसका इस्तेमाल सिर्फ एक दर्शाने के लिए किया गया है कि छोटी रकम कैसे बड़ी रकम में बदली जा सकती है। एक बार फिर मेरी सफलता यह बताती है कि प्रबल वित्तीय बुनियादी कितनी महत्वपूर्ण होती है, जिसकी शुरुआत एक सुदृढ़ वित्तीय शिक्षा से होती है। मैं यह पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन यह दोहराने लायक है। वित्तीय बुद्धि में ये 4 मुख्य तकनीकी योग्यताएं शामिल होती हैं। पहला, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग वित्तीय साक्षरता अंक पढ़ने की योग्यता है। यदि आप कारोबार या निवेश खड़े करना चाहते हैं तो यह एक अति आवश्यक योग्यता है। निवेश पैसे से पैसा बनाने का विज्ञान है। बाजारों को समझना मांग और पूर्ति का विज्ञान है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बाजार को वह दिया जो यह चाहता था, या बिल गेट्स ने भी किया। $75,000 का मकान $20,000 में खरीदकर उसे $60,000 में बेच दिया। यह भी बाजार द्वारा उत्पन्न अवसर को जकड़ने का परिणाम था। कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा था। कानून, अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट, राज्य और संघीय कानूनों का ज्ञान है। मैं नियमों के हिसाब से खेलने की सलाह देता हूँ। यही वह बुनियादी नींव या योग्यताओं का मिश्रण है जिसकी जरूरत दौलत की सफल तलाश के लिए होती है, चाहे वह छोटे मकान खरीदना हो या अपार्टमेंट बिल्डिंग, कंपनियां, शेयर, बॉन्ड, कीमती धातुएं, बेसबॉल कार्ड या कोई दूसरी चीज हो। कुछ साल बाद रियल एस्टेट बाजार पलट गया और बाकी हर व्यक्ति इसमें से अंदर आ रहा था। शेयर बाजार उछाल पर था और हर व्यक्ति उसमें प्रवेश कर रहा था। अमेरिकी अर्थव्यवस्था दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी। मैंने बेचना शुरू कर दिया और अब पेरू, नॉर्वे, मलेशिया तथा फिलीपींस की यात्रा करने लगा। निवेश परिदृश्य बदल गया था। अब हम रियल एस्टेट नहीं खरीद रहे थे, अब तो हम संपत्ति वाले कॉलम के भीतर मूल्य को बढ़ाते हुए देख रहे हैं और शायद जल्द ही बेचना शुरू कर देंगे। मुझे लगता है कि छोटे मकान वाले उन 6 सौदों में से कुछ बिक जाएंगे और $40,000 के नोट नकदी में बदल जाएंगे। मुझे अपने अकाउंटेंट को फोन करना होगा कि वह नकदी के लिए तैयार रहे और उसे सुरक्षित रखने से तरीके खोजे। मैं जो बात कहना चाहता हूँ वह यह है कि निवेश आते जाते रहते हैं, शेयर बाजार ऊपर नीचे होता रहता है, अर्थव्यवस्था सुधरती बिगड़ती रहती है। संसार जीवन में कभी कभार मिलने वाले अवसर हमेशा आपको दे रहा है, आपके जीवन के हर दिन, मगर अक्सर हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, लेकिन वे वहां मौजूद होते हैं। संसार जितना ज्यादा बदलता है और तकनीकी जितनी ज्यादा बदलती है, उतने ही अधिक अवसर आएंगे तो आपको और आपके परिवार को कई पीढ़ियों तक वित्तीय दृष्टि से सुरक्षित बना सकते हैं। अपनी वित्तीय बुद्धि विकसित करने की झंझट में क्यों पड़े? एक बार फिर सिर्फ आप ही इसका जवाब दे सकते हैं। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं सीखना और आपको विकास करना क्यों जारी रखता हूँ। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि कई परिवर्तन आने वाले हैं। मैं अतीत से चिपके रहने के बजाय परिवर्तन का स्वागत करना ज्यादा पसंद करूंगा। मैं जानता हूँ कि बाजार में ज्वार भी आएगा और भाटा भी आएगा। मैं अपनी वित्तीय बुद्धि को लगातार बढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि बाजार में होने वाले हर परिवर्तन पर कुछ लोग घुटने टेक कर अपनी नौकरियां को भीख मांगेंगे। इस दौरान दूसरे लोग जीवन की थमाई बुरी परिस्थितियों को लेंगे और जीवन हम सभी को कभी कभार बुरी परिस्थितियां थमाता है और उन्हें लाखों डॉलर में बदल लेंगे। यही वित्तीय बुद्धि है। मुझसे अक्सर उन बुरी परिस्थितियों के बारे में पूछा जाता है जिन्हें मैं लाखों डॉलर में बदला है। मैं अपने निवेशों के ज्यादा उदाहरण देने में संकोच करता हूँ क्योंकि मुझे डर है कि यह डींगे हाँकने या सेखी बगाड़ने का काम लग सकता है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं तो सिर्फ वास्तविक और आसान घटनाओं के संख्यात्मक व समयावधि वाले उदाहरण देता हूँ।
मैं उदाहरण इसलिए देता हूँ कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह आसान है और आप वित्तीय बुद्धि के इन 4 स्तंभों से जितनी ज्यादा परिचित होते हैं उतना ही ज्यादा आसान होता है। व्यक्तिगत रूप से मैं वित्तीय विकास हासिल करने के लिए 2 मुख्य साधनों का इस्तेमाल करता हूँ, रियल एस्टेट और स्मॉल कैप शेयर। रियल एस्टेट में निवास मेरी नींव है। मेरी जायदादें लगातार कैश फ्लो प्रदान करती है और कभी कभार मूल्य भी बहुत बढ़ जाता है। मैं स्मॉल कैप शेयरों का इस्तेमाल तीव्र विकास के लिए करता हूँ। मैं जो करता हूँ आपको वैसा करने की सलाह नहीं देता हूँ। उदाहरण बस यही है। उदाहरण, अगर अवसर बहुत जटिल है और मैं निवेश को नहीं समझता हूँ तो मैं निवेश नहीं करता हूँ। वित्तीय दृष्टि से सफल होने के लिए बस सरल गणित और सहज बोध की ही जरूरत होती है। उदाहरण देने के 5 कारण है। पहला, लोगों को अधिक सीखने के लिए प्रेरित करना। दूसरा, लोगों को यह बताने के लिए कि अगर बुनियाद सुदृढ़ है तो पैसे का महल बनाना आसान है। नंबर 3, यह दिखाने के लिए कि भारी दौलत कोई भी इकट्ठी कर सकता है। नंबर 4, यह दिखाने के लिए कि आपके लक्ष्यों को हासिल करने के लाखों तरीके हैं। नंबर 5, यह दिखाने के लिए कि यह रॉकेट विज्ञान जितना जटिल मामला नहीं है। 1989 में मैं पोर्टलैंड ऑरेगन में एक खूबसूरत इलाके में जॉगिंग कर रहा था। यह एक उपनगर था, लेकिन इसमें छोटे छोटे मकान थे। वे छोटे और प्यारे थे। मुझे लगता था कि लिटिल रेड राइडिंग हुड नानी के यहाँ जाने के लिए वहाँ फुटपाथ पर फुदकती दिखेगी। हर कहीं बिकाऊ है कि साइन बोर्ड नजर आते हैं। इमारती लकड़ी का बाजार बहुत बुरे हाल में था। शेयर बाजार अभी अभी लुढ़का था और अर्थव्यवस्था मंदी हो गई थी। एक सड़क पर मुझे बिकाऊ है का एक साइन बोर्ड दिखा जो बाकी से ज्यादा पुराना था। यह पुराना दिख भी रहा था। एक दिन इसके पास से गुजरते हुए मैं मालिक से टकराया जो परेशान हाल था। मैंने पूछा, आप अपने मकान का कितना मांग रहे हैं? मालिक मुड़ा और कमजोर मुस्कान देते हुए बोला, मुझे प्रस्ताव दे। यह 1 साल से ज्यादा समय से बिकाऊ है। कोई भी इसे देखने तक नहीं आता। मैं इसे देखूंगा, मैंने कहा, और मैंने आधा घंटे बाद उसकी मांगी कीमत से $20,000 कम में मकान खरीद लिया। यह 2 बेडरूम का सुंदर छोटा मकान था जिसमें सभी खिड़कियों पर प्यारी सजावट थी। यह हल्का नीला था जो भूरापन लिए था और यह 1930 में बना था। अंदर पत्थर की एक सुंदर फायर प्लेस और 2 छोटे बेडरूम थे। किराए पर उठाने के लिए आदर्श मकान था। मकान दरअसल $65,000 का था, लेकिन मैंने उसका सौदा $45,000 में किया था। मैंने मालिक को $5,000 कम का डाउन पेमेंट दिया। मकान अच्छा था। समस्या सिर्फ इतनी थी कि कोई भी उसे खरीदना नहीं चाहता था। मालिक 1 सप्ताह में मकान खाली कर गया। वह इससे पीछा छुड़ाकर खुश था और मेरा पहला किराएदार उसमें रहने आ गया जो स्थानीय कॉलेज में प्रोफेसर था। मार्गेज खर्च और मैनेजमेंट फीस देने के बाद मेरी जेब में हर महीने लगभग $40 आ जाते थे। यह ज्यादा रोमांचक नहीं था। 1 साल बाद ऑरेगन का रियल एस्टेट बाजार मंदी से उबरकर बढ़ने लगा। कैलिफोर्निया के निवेशक जिसके पास चढ़ते रियल एस्टेट बाजार से मिले पैसे की गर्मी थी, उत्तर की ओर आ रहे थे और ऑरेगन तथा वाशिंगटन में खरीदारी कर रहे थे। मैंने वह छोटा मकान कैलिफोर्निया के एक युवा दंपत्ति को $95,000 में बेच दिया, जिन्हें यह बेहतरीन सौदा लगा। लगभग $40,000 का मेरा कैपिटल गेम 1031 टैक्स रहित एक्सचेंज में रख दिया गया और मैं इस पैसे को लगाने के लिए किसी दूसरे मकान की खरीदारी में जुट गया। 1 महीने के भीतर मुझे बीवर्टन ऑरेगन में इंटेल प्लांट के ठीक पास 12 यूनिट का एक अपार्टमेंट हाउस मिल गया। उसके मालिक जर्मनी में रहते थे। उन्हें पता ही नहीं था कि उस जगह की क्या कीमत है। यहाँ भी वे बस इसे बेचकर जैसे तैसे पीछा छुड़ाना चाहते थे। $4,50,000 की इमारत के लिए मैंने $2,75,000 का प्रस्ताव दिया। वे $3 लाख में तैयार हो गए। मैंने इसे खरीदा और 2 साल तक अपने पास रखा। उसी 1031 एक्सचेंज प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए हमने इस इमारत को $4,95,000 में बेच दिया और इस पैसे से फिनिक्स एरिजोना में 30 यूनिट की अपार्टमेंट इमारत खरीद ली। हम तब तक फिनिक्स जाकर रहने लगे थे और हमें वैसे भी बेचने की जरूरत थी। जो मंदी का हाल पहले ऑरेगन बाजार का था, वही इस वक्त फिनिक्स के रियल एस्टेट बाजार का भी था। फिनिक्स में 30 यूनिट का अपार्टमेंट बिल्डिंग की कीमत $8,075 थी, जिसमें $2,25,000 का डाउन पेमेंट करना था। 30 यूनिट से आने वाले कैश फ्लो हर महीने $5,000 से थोड़ा अधिक था। एरिजोना का बाजार ऊपर बढ़ने लगा और कुछ साल बाद कोलोराडो के एक निवेशक ने उस जायदाद के बदले $12 लाख देने का प्रस्ताव रखा। इस उदाहरण का सबक यह है कि किस तरह एक छोटी राशि बढ़कर एक बड़ी राशि बन सकती है। एक बार फिर यह
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, निवेश रणनीतियों, बाजार की समझ और कानूनों की समझ का मामला है। यदि लोग इन विषयों में माहिर नहीं है तो स्पष्ट रूप से उन्हें सामान्य सलाह पर अमल करना चाहिए, जिसके अनुसार इंसान को सुरक्षित खेलना चाहिए, अपने निवेशों को डाइवर्सिफाई करना चाहिए और सिर्फ सुरक्षित निवेशों में निवेश करना चाहिए। सुरक्षित निवेशों के साथ समस्या यह होती है कि वे प्राय कुछ ज्यादा ही साफ सुथरे रहते हैं, यानी उन्हें इतना सुरक्षित बना दिया जाता है कि मुनाफे की संभावना कम हो जाती है। ज्यादातर बड़े ब्रोकरेज हाउसेस जोखिम भरे सौदे को इसलिए नहीं छूते हैं ताकि अपनी और अपने ग्राहकों की रक्षा कर सके। यह समझदारी भरी नीति भी है। असल गर्मा गर्म सौदे नौसिखियों के सामने पेश नहीं किए जाते। प्राय सबसे अच्छे सौदे उन्हीं लोगों के सामने परोसे जाते हैं जो इस खेल को समझते हैं, और उन्हीं की वजह से अमीर लोग ज्यादा अमीर बनते हैं। जिस व्यक्ति को प्रबुद्ध निवेशक नहीं समझा जाता उसके सामने जोखिम भरे सौदे पेश करना तकनीकी दृष्टि से गैर कानूनी है, लेकिन जाहिर है यह भी कभी कभार होता है। निवेशक के रूप में मैं जितना ज्यादा प्रबुद्ध बनता हूँ, मेरे सामने उतने ही ज्यादा अवसर आते हैं। जीवन भर अपनी वित्तीय बुद्धि बढ़ाने का एक और फायदा यह है कि आपके सामने ज्यादा अवसर पेश किए जाते हैं। इसके अलावा आपकी वित्तीय बुद्धि जितनी ज्यादा होती है, यह परखना उतना ही आसान होता है कि सौदे अच्छा है या नहीं। यह आपकी बुद्धि ही है जो किसी बुरे सौदे को पहचान सकती है या किसी बुरे सौदे का अच्छा बना सकती है। मैं जितना ज्यादा सीखता हूँ, और सीखने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है, मैं उतने ही ज्यादा पैसे बनाता हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि समय गुजरने के साथ साथ मेरा अनुभव और बुद्धिमत्ता दोनों ही बढ़ती जाती है। मेरे कुछ मित्र हैं जो इस खेल को सुरक्षित तरीके से खेल रहे हैं, अपने पैसे में कड़ी मेहनत कर रहे हैं और वित्तीय बुद्धि नहीं बढ़ा रहे हैं, जिसके बढ़ने में समय लगता है। मेरी कुल जमा फिलॉसफी है अपनी संपत्ति वाले कॉलम में बीज बोना। यही मेरा फार्मूला है। मैं छोटे पैमाने पर शुरुआत करके बीज बो देता हूँ। कुछ बड़े हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते। हमारे रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन में कई मिलियन डॉलर की जायदाद है। यह हमारा खुद का RIIT यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि इन मिलियन डॉलर निवेशों में से ज्यादातर 5,000 या 10,000 डॉलर जितने छोटे निवेशों से शुरू हुए थे। ये सभी डाउन पेमेंट्स खुशकिस्मत थे जो उन्हें तेजी से बढ़ता बाजार मिला और वे कर मुक्त होकर आगे बढ़े। बाद के वर्षों में हमने उन्हें कई बार खरीदा बेचा। हमारा एक स्टॉक पोर्टफोलियो भी है जो एक कॉर्पोरेशन से सुरक्षित है, जिसे किम और मैं अपना निजी म्यूचुअल फंड कहते हैं। हमारे कुछ मित्र हैं जो खासतौर पर हम जैसे निवेशकों के साथ सौदे करते हैं, जिनके पास हर महीने निवेश करने के लिए अतिरिक्त पैसे होते हैं। हम ज्यादा जोखिम वाली खतरनाक निजी कंपनियों के शेयर खरीदते हैं जो अमेरिका या कनाडा के स्टॉक एक्सचेंज पर सार्वजनिक होने वाली हो। लाभ कितनी तेजी से हो सकता है इसका एक उदाहरण देखें। मान लें कंपनी के सार्वजनिक होने से पहले उसके 1 लाख शेयर 25 सेंट के भाव पर खरीद लिए जाएं। 6 महीने बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो जाती है और शेयर का भाव $2 हो जाता है। अगर कंपनी का प्रबंधन अच्छा है तो भाव बढ़ता रहता है और वह शेयर $20 या उससे ज्यादा का भी हो सकता है। ऐसे कई वर्ष रहे हैं जब हमारे निवेश कुछ किए हुए $25,000 एक साल से भी कम समय में $10 लाख बन गए। यह जुआ नहीं है, बशर्ते आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हैं। यह जुआ है अगर आप किसी सौदे से पैसा फेंक रहे हो और प्रार्थना कर रहे हो। किसी भी चीज में महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी तकनीकी योग्यता, बुद्धि और खेल के प्रेम का इस्तेमाल करके नुकसान की आशंका को कम करें, जोखिम को कम करें। वैसे एक बात ध्यान रखें, जोखिम हमेशा रहता है। यह तो वित्तीय बुद्धि है जो संभावनाओं को बेहतर बनाती है। इस तरह एक व्यक्ति के लिए जो जोखिम भरा है वह किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कम जोखिम भरा होता है। यही वह मूल कारण है जिसकी वजह से मैं लोगों को लगातार प्रोत्साहित करता हूं कि वे शेयर और रियल एस्टेट या दूसरे बाजारों की बजाय अपनी वित्तीय शिक्षा में निवेश करें। आप जितने ज्यादा चतुर होते हैं, आपकी सफलता के अवसर भी उतने ही ज्यादा होते हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से जिन शेयरों में निवेश किया वे ज्यादातर लोगों के लिए बहुत ज्यादा जोखिम भरे थे, इसलिए उनकी सलाह देने का सवाल ही नहीं है। मैं इस खेल को 1979 से खेल रहा हूँ और मैं इसके लिए अपने हिस्से से ज्यादा का शिक्षण शुल्क चुकाया है। लेकिन अगर आप दोबारा पढ़ेंगे कि ऐसे निवेश ज्यादातर लोगों के लिए ज्यादातर खतरनाक क्यों होते हैं, तो आप अपने जीवन को इस तरह से बना सकते हैं ताकि $25,000 को एक साल में $10 लाख में बदलने की योग्यता आपके लिए कम खतरनाक हो। जैसे पहले बताया गया था, मैंने जो भी लिखा है मैं आपको वैसा करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इस बात का उदाहरण देने के लिए यह बता रहा हूँ
कि यह एक सरल और संभव है। मैं जो करता हूँ वह विराट योजना में छोटे आलुओं जैसा है, लेकिन आम आदमी के लिए हर साल $1 लाख की निष्क्रिय आमदनी अच्छी है और इसे पाना खास मुश्किल भी नहीं है। यह काम 5 से 10 साल के बीच किया जा सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि बाजार कैसा है और आप कितने चतुर हैं। यदि आप अपने जीवन में खर्च कम रखते हैं तो $1 लाख की अतिरिक्त आय आपको सुखद लगेगी, चाहे आप काम करें या ना करें। अगर आप चाहे तो आप काम कर सकते हैं, या अगर आप चुनाव करें तो आप खाली रह सकते हैं और सरकारी टैक्स तंत्र का इस्तेमाल अपने खिलाफ करने के बजाय अपने पक्ष में कर सकते हैं। रियल एस्टेट मेरे निवेश की नींव है। मैं रियल एस्टेट में इसलिए प्रेम करता हूँ क्योंकि यह स्थायी और धीमी गति से चलने वाली होती है। मुझे ठोस नींव पसंद है। इससे मिलने वाला कैश फ्लो काफी स्थिर होता है और अगर प्रबंधन सही हो तो इसका मूल्य बढ़ने का अच्छा अवसर होता है। रियल एस्टेट की ठोस आधारशिला होने के साथ अच्छी बात यह है कि इससे मुझे ज्यादा बड़े जोखिम लेने की अनुमति मिलती है, जैसा मैं खतरनाक शेयरों के साथ करता हूं। अगर मुझे शेयर बाजार में भारी मुनाफा होता है तो मैं मुनाफे पर कैपिटल गेन टैक्स चुकाता हूं और बचे हुए पैसे को रियल एस्टेट में निवेश कर देता हूं, ताकि मेरी संपत्ति की नींव और ज्यादा मजबूत हो जाए। रियल एस्टेट पर एक और बात, मैं पूरे संसार की यात्रा कर चुका हूँ और निवेश करना सिखा चुका हूँ। हर शहर में मैं लोगों को कहते सुनता हूँ कि आप रियल एस्टेट सस्ते में नहीं खरीद सकते। मेरे अनुभव का इसका ठीक उल्टा है। न्यूयॉर्क या टोक्यो में भी शहर की बाहरी सीमा पर आकर्षक मौके होते हैं, जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सिंगापुर में रियल एस्टेट के भाव काफी ऊंचे हैं, लेकिन वहां अब भी कार से छोटी दूरी के भीतर अच्छे मौके मौजूद है। इसलिए जब भी मैं किसी को कहते सुनता हूँ आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, तो मैं उसे याद दिलाता हूँ कि शायद उसे यह कहना चाहिए, मैं नहीं जानता कि यहाँ ऐसा कैसे किया जा सकता है। अब तक की बेहतरीन अवसर आंखों से नहीं दिखते हैं, वे तो दिमाग से देखे जाते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए दौलतमंद नहीं बन पाते क्योंकि उनके पास अपने ठीक सामने मौजूद अवसरों को पहचानने का वित्तीय प्रशिक्षण नहीं है। मुझसे अक्सर पूछा जाता है मैं कैसे शुरू करूं। इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में मैं 10 कदम बताऊंगा जिन्हें उठाकर मैंने वित्तीय स्वतंत्रता हासिल की है। लेकिन याद रखें, इसमें आपको हमेशा मजा आना चाहिए। जब आप नियम सीख लेते हैं, निवेश की शब्दावली जान लेते हैं और अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बनाना शुरू कर देते हैं, तो मेरे ख्याल से आप पाएंगे कि यह खेल उतना ही मजेदार है जितना कि दूसरा कोई खेल होता है। कई बार आप जीतते हैं और कई बार आप सीखते हैं, लेकिन हमेशा आनंद लें। ज्यादातर लोग कभी इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि वे हारने से बहुत ज्यादा डरते हैं। इसीलिए मुझे स्कूल बहुत मूर्खतापूर्ण लगता है। स्कूल में हम सीखते हैं कि गलतियां बुरी होती हैं और गलतियां करने के लिए हमें सजा भी दी जाती है। बहरहाल, अगर आप इंसानों की सीखने की प्रक्रिया पर नजर डालें तो आपको पता चल जाएगा कि हम गलतियां करके ही सीखते हैं। हम गिरकर चलना सीखते हैं। अगर हम कभी ना गिरे तो हम कभी चल भी नहीं पाएंगे। यही साइकिल चलाना सीखने के बारे में सच है। मेरे घुटने पर अब भी चोट के निशान है, लेकिन आज मैं बिना सोचे गाड़ी चला सकता हूँ। यही अमीर बनने के बारे में भी सच है। दुर्भाग्य से ज्यादातर लोगों के अमीर ना होने का मुख्य कारण यह है कि वे हारने को लेकर दहशत में होते हैं। विजेता हारने से नहीं घबराते हैं, लेकिन पराजित घबराते हैं। असफलता तो सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा है। जो लोग असफलता से बचते हैं वे सफलता से भी बचते हैं। मैं पैसे को काफी कुछ अपने टेनिस के खेल जैसे मानता हूँ। मैं जमकर खेलता हूँ, गलतियां करता हूँ, सुधारता हूँ, ज्यादा गलतियां करता हूँ, सुधारता हूँ और बेहतर बनता हूँ। अगर मैं मैच हार जाता हूँ तो मैं नेट के पास जाकर अपने विरोधी से हाथ मिलाता हूँ, मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ अगले शनिवार को मिलते हैं। निवेशक 2 तरह के होते हैं। पहला और सबसे आम प्रकार का निवेशक वह होता है जो बने बनाए निवेश खरीदता है। वह रिटेल आउटलेट जैसे रियल एस्टेट कंपनी, स्टॉक ब्रोकर या फाइनेंशियल प्लानर के पास जाकर निवेश खरीद लेता है। यह म्यूचुअल फंड, IEIT शेयर या बॉन्ड कुछ भी हो सकता है। यह निवेश करने का साफ सुथरा और आसान तरीका है। इसकी एक उपमा वह खरीदार है जो किसी कंप्यूटर स्टोर में जाकर शेल्फ पर रखा कंप्यूटर खरीद लाता है। दूसरे के प्रकार का निवेशक वह होता है जो निवेश उत्पन्न करता है। यह निवेशक आमतौर पर सौदे को उसी तरह से असेंबल करता है जिस तरह कंप्यूटर के पार्ट खरीदने वाला कंप्यूटर बनाता है। मैं कंप्यूटर के पार्ट्स को असेंबल करने के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि आर्थिक अवसरों पर पार्ट्स को कैसे असेंबल किया जाता है, या उन लोगों को जानता हूं जो ऐसा कर सकते हैं।
दूसरे प्रकार का निवेशक ज्यादा पेशेवर होता है। कई बार सारे हिस्सों को असेंबल करने में बरसों लग जाते और कई बार वे कभी असेंबल नहीं हो पाते। मेरे अमीर डैडी ने मुझे दूसरे प्रकार का निवेशक बनने के लिए प्रोत्साहित किया था। यह सीखना महत्वपूर्ण है कि पार्ट्स को एक साथ असेंबल कैसे किया जाए, क्योंकि यही पर भारी जीत का मौका होता है। लेकिन अगर लहरें आपके खिलाफ हो जाएं, तो कई बार भारी नुकसान की आशंका भी होती है। अगर आप दूसरे प्रकार के निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको 3 मुख्य योग्यताएं विकसित करने की जरूरत है। नंबर 1, कोई ऐसा अवसर खोजें जिसे बाकी सभी से नजरअंदाज कर दिया हो। आप अपने दिमाग से वह देख लेते हैं जो दूसरे लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे एक मित्र ने एक पुराना खस्ता हाल मकान खरीदा। यह भुतहा दिखता था। हर कोई इस बात पर हैरान हो रहा था कि उसने इसे क्यों खरीदा। हमने जो नहीं देखा जो उसने देख लिया वह यह था कि उस मकान के साथ 4 खाली प्लाट भी मिल रहे थे। उसे यह बात टाइटल कंपनी जाने के बाद पता चली थी। मकान खरीदने के बाद उसने मकान तुड़वा दिया और 5 प्लाट एक बिल्डर को बेच दिए। उसे अपने निवेश से 3 गुना ज्यादा कीमत मिली। 2 महीने की मेहनत के बदले उसने $75,000 कमा लिए। यह बहुत बड़ी रकम तो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से यह न्यूनतम तनख्वाह को तो हरा ही देती है और यह तकनीक दृष्टि से कठिन भी नहीं होती है। पैसे जुटाना। आम आदमी पैसे जुटाने के लिए सिर्फ बैंक तक जाता है, मगर दूसरे प्रकार के निवेशक को यह पता होना चाहिए कि पूंजी कैसे जुटाई जाती है और बैंक जाए बिना कितने तरीकों से पैसे की व्यवस्था की जा सकती है। शुरुआत में ही मैंने सीख लिया था कि बैंक से कर्ज लिए बिना मकान कैसे खरीदे जाते हैं। मकान खोजने के बजाय पैसे जुटाने की योग्यता सीखना मेरे लिए बेस कीमती साबित हुआ। अक्सर मैं लोगों के मुंह से सुनता हूँ, बैंक मुझे कर्ज नहीं दे रहा है या मेरे पास इसे खरीदने के पैसे नहीं है। यदि आप दूसरे प्रकार के निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको यह सीखने की जरूरत है कि उस बाधा को दूर कैसे करें जिसके सामने आने पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। दूसरे शब्दों में, ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए सौदा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। यदि आप इस बाधा को पार कर सके तो आप उन लोगों से लाखों डॉलर आगे होंगे जो ये योग्यताएं नहीं सीखते हैं। ऐसे मौके रहे हैं जब मैंने कोई मकान, शेयर या अपार्टमेंट बिल्डिंग खरीद ली। हालांकि मेरे बैंक में एक धेला भी नहीं था। मैंने एक बार एक अपार्टमेंट हाउस $1.2 मिलियन में खरीदा। मैंने विक्रेता और क्रेता का लिखित अनुबंध करके इसे पक्का कर लिया। फिर मैंने 1 लाख का बयाना उधार लिया, जिससे मुझे बाकी पैसा इकट्ठा करने के लिए 90 दिन की समय मिल गया। मैंने ऐसा क्यों किया? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जानता था कि उस समय उस मकान की असली कीमत $2 मिलियन थी। दरअसल पूरा पैसा इकट्ठा करने की नौबत ही नहीं आई। इसके बजाय जिस व्यक्ति ने $1 लाख उधार दिए थे उसने मुझे सौदा खोजने के बदले $50,000 दिए, मेरी जगह पर आ गया और मैं उस सौदे से बाहर हो गया। इस काम में लगा कुल समय 3 दिन। एक बार फिर दोहराना चाहूंगा, आप जो खरीदते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण वह होता है जो आप जानते हैं। निवेश करने का ताल्लुक खरीदने से कम जानने से ज्यादा होता है। चतुर लोगों को संगठित करें। बुद्धिमान लोग वे होते हैं जो अपने से ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति के साथ काम करते हैं या उसकी सेवा लेते हैं। जब भी आपको सलाह की जरूरत हो तो आपके सलाहकार समझदारी से चुने। सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पुरस्कार गगनचुंबी हो सकते हैं। अगर आप इन योग्यताओं को नहीं सीखना चाहते हैं तो मैं आपको पहले प्रकार का निवेशक बनने की सलाह दूंगा। आप जो जानते हैं वह आपकी सबसे भारी पूंजी है। आप जो नहीं जानते वह आपका सबसे बड़ा जोखिम है। जोखिम हमेशा रहता है, इसलिए जोखिम से बचने की बजाय इसका प्रबंधन करना सीखे। तो आज का लेसन थोड़ा लंबा हो गया था, लेकिन आज के लेसन में जो मुझे सीख मिली वो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि आज के समय में सबसे बड़ी पूंजी है आपका ज्ञान। अगर आपको वित्तीय साक्षरता का ज्ञान है, अगर आप वित्तीय रूप से साक्षर हैं, तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। सबसे ज्यादा कीमती है शिक्षा लेना और एजुकेशन लेना। आज के समय में बिना एजुकेशन के कोई भी काम नहीं किया जा सकता, इसलिए हम जो भी काम करते हैं एजुकेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आप भी ऐसा एजुकेशन लेना चाहते हैं, अगर आपके पास अभी तक कोई ऐसा एजुकेशन नहीं जो आपको वित्तीय रूप से साक्षर बनाए, तो यह पुस्तक आपकी मदद करेगी। इसके साथ मैं भी आपकी हेल्प करूंगी। एक एजुकेशन सिस्टम हमारे पास है जो आपको कम इन्वेस्टमेंट में, कम रिस्क में आपको एक ऐसा बिजनेस प्रदान करता है जिससे आपकी लाइफ पूरी सेटल हो जाती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट करें 8305746943 पर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लाइव, जो कि हमारा अगला लेसन होगा। अमीर लोग पैसे का आविष्कार कैसे करते हैं, इसका पूरा सार मैं कल फिर पढ़ूंगी। तो आप लोग जरूर इसे लाइव ज्वाइन करें।
जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, मेरे चैनल मेरे पेज को सब्सक्राइब करें और मेरे यूट्यूब चैनल कमलेश उर्फ नेहा सोनी लाइफ एक्सपीरियंस को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस होता है वो सब मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाता है। मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैं कुछ ऐसा काम कर रही हूँ जो शायद बहुत कम लोग करते हैं। अगर आप उन कम लोगों में आना चाहते हैं, आप भी अपने जीवन में पैसा बनाने की कला सीखना चाहते हैं, तो आप मुझसे जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।